नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। और यूँ कहिए कि काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए। 1 महीना और करीबन 5 दिन हो गए। कुछ स्वास्थ्यजनक इश्यूज़ थे जिनके चलते क्लास ले नहीं पाया, और उस हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय पर क्लासेस नहीं ले पाया। कुछ मजबूरियाँ थी इस वजह से। तो अब आगे उम्मीद कर रहे हैं कि निरंतर क्लासेस रहेगी। और आप काफ़ी चिंतित थे सभी कि सर क्लासेस हो नहीं रही है, होगी कि नहीं होगी ये वो। देखो, मैं बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ और जो बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ मैं। तो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं पढ़ाऊँगा, क्लासेस कंप्लीट करवाऊँगा, मतलब करवाऊँगा। ये बात होता है, उसमें कोई आपको शंका रहनी ही नहीं चाहिए कि कब होगी। ठीक है, समय का थोड़ा बहुत रहता है, वर्किंग पर्सन हो, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो आप सभी ने इतना कुछ इंतज़ार किया, अब इंतज़ार नहीं करवाएंगे। आज से अपनी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही है। मैंने यूट्यूब पे पोल करवाया था कि लाइव क्लासेस की जाए, रिकॉर्डेड की जाए। तो उसमें करीबन 6500 बच्चों ने शिरकत करी, और जिसमें से 75% मोटे मोटे तौर पर सभी ने कहा कि रिकॉर्डेड क्लासेस होनी चाहिए। तो बहुमत जो है वो रिकॉर्डेड की तरफ है कि रिकॉर्डेड क्लासेस बेस्ट रहती है। और लाइव क्लासेस में काफ़ी बच्चों ने अच्छे सजेशन दिए थे कि बहुत सारे अनवांटेड एक प्रकार से कॉमर्शियल स्पैम होते हैं, काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है कमेंट्स वगैरह में। जो चीज़ आधे घंटे की होती है वो 1-1, 1.5 घंटा ले लेती है। तो लाइव में काफ़ी दिक्कतें रहती है, तो रिकॉर्डेड सही ऑप्शन रहता है। तो फिर मैंने डिसाइड यही किया कि अपनी जो भी एनसीईआरटी है इसको मैं रिकॉर्डेड करूँगा और यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। कम से कम समय में अधिकतम जानकारियाँ देने का प्रयास आपको किया जाएगा। और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको भारत का जितने भी भारत के एग्ज़ाम है, जहाँ जहाँ इतिहास पूछा जाता है वहाँ वहाँ ये आपके मदद करने वाले हैं। चाहे वो आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ वहाँ ये आपका मदद करेंगे। तो आप ये ना पूछे कि किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। एनसीईआरटी सामान्य इतिहास है, अब 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें प्राचीन इतिहास है, और प्राचीन इतिहास कहीं पर भी लिखा हुआ है तो ये आपके उपयोगी रहेगा। इसलिए आप इसको बढ़िया पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और ये समझ के पढ़ें कि आप सीख रहे हो इससे। और दूसरी चीज़ ये तो हर एग्ज़ाम में काम का है। नेट का विद्यार्थी जो इतिहास पेपर दे रहा है वो पढ़ेगा, उसको भी यहाँ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड का दे रहा है उसको भी यहाँ सीखने को मिलेगा। भले 6ठी क्लास हो, आपको यहाँ पे मैं इतनी एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी दे दूंगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि अपन 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर एग्ज़ाम में उपयोगी है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एनसीईआरटी में सामान्य चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक सामान्य शब्द लिखा है, हड़प्पा की कहानी, और इसमें उन्होंने सिर्फ एक कहानी लिखी है, उससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, हल्की सी एक रेलवे की कहानी लिखी है। यहाँ पे अपना काम पूरा नहीं होता, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करी, मेरी तरफ से ऐड करी है। तो उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। अब ये मान के चलिए कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये जैसे ये 12 टॉपिक है जो प्राचीन भारत के, जैसे ये पूरे हो जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से प्राचीन भारत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। इसलिए आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। और तीसरी चीज़ ये, आप ये फोर्स मत कीजिए कि कब पूरा होगा। देखो, पूरा करने पे जोर मत दो। आप ये सीखिए कि आप ये समझिए कि आप कितना सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका ये जो ट्रेंड बना हुआ ना, पूरा करो बस। ऐसे पूरा करने से नहीं होता। चीज़ें जितनी अच्छी तरीके से की जाएगी ना, उतना ही आपको परीक्षाओं में फ़ायदा देगी। तो डेफिनेटली आप पूरा करने की ज़रूरत में मत रहिए। आप प्रयास कीजिए कि हर एक पाठ में कितना कुछ आप हासिल कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि पूरा मत कीजिए, निपटाओ वाली पद्धति मत अपनाओ, सीखने वाली पद्धति अपनाओ कि 12 टॉपिक होने के बाद आपका नॉलेज कितना एनरिच होगा, इस चीज़ पे जोर दो। पूरा करो, ऐसे मत करो आप, क्योंकि है कुछ नहीं। मैं कहता हूँ ना, एक बार जब पहली बार पढ़ते हैं समय लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती, फिर टाइम नहीं लगता है। तो पूरा करने का वगैरह ना कहें, अच्छे से करें। और एक लास्ट बात और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। बता देता हूँ, शाम को ही क्लास आएगी मेरी, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं हर दिन रिकॉर्ड करूँ, बट मेरी बहुत सारी बाध्यताएं रहती तो हर दिन शायद रिकॉर्ड ना हो,
लेकिन अल्टरनेटिव डे, जैसे आज आई है तो परसों वापस शाम को 8 बजे आ जाएगी, उसके परसों फिर वापस शाम को 8 बजे आ जाएगी। तो अल्टरनेटिव डे में एक एक क्लास लगाता रहूँगा, मतलब सप्ताह में 3 या 4 क्लासेस आप तक पहुंच जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्लास को आप ढंग से तैयार करने में आपको अच्छे से आपको 2-3-4 घंटे लग जाएंगे और एक दिन उसको वापस तैयार करने में भी लग जाएंगे। तो अल्टरनेटिव डे क्लासेस देता हूं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे को भी उस अकॉर्डिंग टाइम जो है वो मिल जाएगा। तो अल्टरनेटिव डे रहेगी, अभी बोल देता हूँ ये सारी चीज़ें। और फिर बात आती है पूरा कब होगा, तो आप मान के चलिए एक क्लास 1 महीने में अगर पूरी होती है तो 2-3 महीने लगेंगे कि मैं हिस्ट्री को 8वीं 9वीं तक आपके पूरी करवा दूंगा। वो तो तय होगा कि आगे टॉपिक कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जो 2 टॉपिक एक साथ ही हो जाएंगे, कई बार एक टॉपिक भी 2 क्लासेस ले सकता है। वो तो ऐसा कुछ भी मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं 12 क्लासेज में ख़त्म कर दूंगा, हो सकता है 15 क्लासेज भी लग जाए, हो सकता है 10 क्लासेज में मैं उसको पूरा कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब अपन बात करते हैं स्टार्ट में। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक था क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो मेरा YouTube पे आया था, प्लेलिस्ट में है, वो था आपके आरंभिक मानव की खोज में। तो यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न था, मैं क्लियर कर देता हूँ। कन्फ्यूज़न ये था कि जो मेरे पास ये NCERT जो है ये थोड़ा शायद ओल्ड पब्लिकेशन है या न्यू पब्लिकेशन है। इसमें टॉपिक संख्या 2 और टॉपिक संख्या 3, टॉपिक संख्या 3 है हमारे भोजन संग्रह से उत्पादन तक, संग्रह से उत्पादन तक, ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय था क्या, कहाँ, कैसे वाला, और दूसरा है आरंभिक भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो जो न्यू NCERT अभी जो नई लेटेस्ट पब्लिश हुई है उनमें इन दोनों टॉपिकों को शामिल कर लिया गया। अब दोनों टॉपिक शामिल हो गए। तो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें आप ये मानिए कि दूसरा व तीसरा अध्याय दोनों ही थे और पहले वीडियो में पहला अध्याय था। तो मतलब ये हुआ कि पिछले जो 2 वीडियो मेरे आए हैं उन दोनों वीडियो में ये 3 टॉपिक थे। तो 3 टॉपिक हो चुके हैं इसके। आज अपन बात करेंगे आरंभिक नगर, चौथे टॉपिक के ऊपर। आरंभिक नगर के ऊपर बात होगी। वैसे तो ये वीडियो तीसरा है लेकिन टॉपिक कौन सा है, चौथा टॉपिक है और आरंभिक नगर नामक ये टॉपिक है और इसके ऊपर आज अपन डिटेल से बात करेंगे। ध्यान से समझते रहना आराम से। और ये इस वीडियो में जितने भी चित्र, मानचित्र, हेडिंग्स वगैरह जो भी PPT में यूज़ की गई है, ये सारी की सारी क्रेडिट गोज टू NCERT। तो सारा का सारा NCERT की टॉपिक से हमने लिया, सब कुछ वहाँ से लिया हुआ है। मैं खाली इसको क्या करूँगा, आगे एक्सप्लेन करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पाठ का नाम है आरंभिक नगर, प्रारंभिक नगर। और प्रारंभिक नगर के तौर पर यूँ कहिए कि प्रारंभिक नगर का क्या मतलब है। प्रारंभिक नगर का मतलब है कि वे नगर या वो नगर जो इतिहास के आरंभिक दौर में हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो ऐसे नगर जो भारत के इतिहास के आरंभिक दौर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, उसे हमने प्रारंभिक नगर का। इस अध्याय के अंदर प्रारंभिक नगर के रूप में हड़प्पा सभ्यता को शामिल किया गया है। तो आप संक्षिप्त में ये समझिए कि इस अध्याय में आज अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में टोटल 9 हेडिंग दी गई है। पहली हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की कहानी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई थी। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले, मोटे मोटे 10-12 नगर है, वैसे तो हज़ारों नगर मिल चुके हैं। इन नगरों की कॉमन विशेषताएं कौन सी है। कॉमन विशेषताओं का मतलब ये होता है कि ऐसी विशेषताएं जो हर नगर में है, जैसे उनका नाली सिस्टम हो, चाहे उनके नगरों के 2 भाग हो, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग हो, चाहे नगरों का आपके सिटेडल दुर्गीकरण हो, चाहे वो आपके ईंटों का प्रयोग हो, सड़कों का प्रयोग हो। तो ये नगरों की कॉमन विशेषताएं कौन कौन सी है ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद तीसरी हेडिंग दी है इन्होंने कि यहाँ से जो भवन मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, सड़कें मिली हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये विशेषताओं का ये एक भाग है, हम इसके साथ में देख लेंगे। उसके बाद में आता है इन नगरों के अंदर जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बने हुए थे, और ये भी हम इसमें विशेषताओं में साथ में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा नगर और नगरों में कौन कौन से काम होते थे, शिल्प क्रियाएं कौन सी होती थी, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कच्चा माल जो है वो कैसे खोज हुई, कहाँ कहाँ से आया। कच्चे माल का क्या मतलब होता है, माल 2 टाइप का होता है, एक रॉ मटेरियल होता है,
एक मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होता है। जैसे खेत में हम जब प्राथमिक कार्य करते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खान खनन, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम उत्पाद करते हैं, खेती से आपके कृषि उत्पाद करते हैं, पशुपालन से पशुगत उत्पाद होते हैं, खान वगैरह से हमारे कई प्रकार के और निकलते हैं, अयस्क उत्पन्न होते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें कच्चा माल होती है। उसके बाद में इस कच्चे माल को फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है और फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड होकर वो विनिर्मित माल बन जाता है। तो कच्चा माल और निर्मित माल, इसे रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे खेत में गेहूँ हुआ, गेहूँ क्या है? रॉ मटेरियल है। फिर वो गेहूँ मार्केट जाएगा, मंडी में जाएगा, मंडी में जाने के बाद में हो सकता है बिस्किट की फैक्ट्री में चला जाए, हो सकता है कि वो किसी मील में चला जाए, तो मील में जाने के बाद वो आटा बन जाएगा, बिस्किट की फैक्ट्री में या बेकरी में जाने के बाद वो बिस्किट वगैरह बन जाएगा। अब बिस्किट क्या हो गया? ये निर्मित माल हो गया, और गेहूँ क्या था? कच्चा माल। तो कच्चे माल की खोज भी देखेंगे। फिर नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन क्या था? बहुत सामान्य चीज़ें, क्या क्या खाते पीते थे। शाकाहारी लोग थे, कुछ जगह मांसाहार भी थे, तो उस प्रकार से। इसके अलावा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजराती क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के नगर खोजे गए हैं, तो वो कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा माइक्रो एनालिसिस किया गया है, तो इसमें थोड़ा लोथल और धोलावीरा के बारे में ज़्यादा देखा गया है। और लास्ट में देखा गया कि सभ्यता का अंत का क्या रहस्य है। तो ये 9 हेडिंग से, इस हेडिंग्स के बारे में हम एक एक हेडिंग को समझेंगे। जैसी 9 हेडिंग पूरी हो जाएगी तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इस हेडिंग को शुरू करने से पहले, फर्स्ट हेडिंग से मैं जब शुरू कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हेडिंग के साथ साथ इसमें करीबन 10 से 12 चित्र भी दिए हुए हैं। किसके चित्र दिए हुए? इस टॉपिक के अंदर मैं एक एक चित्र के बारे में बताता हूँ। एक दिया हुआ नगरों की विशेषताएं, महान स्नानागार, भवन, नाले, सड़कें, एक मुहर, पत्थर के बाट, मन के, योगी की मूर्ति, फेयॉन्स, खिलौना, मुहर, हल, लोथल का बंदरगाह, मुद्रा, पिरामिड, और लास्ट में ये सवाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अब क्या करने वाले हैं, हम पहले उन चित्र को समझेंगे। जैसे वो सारे चित्र हो जाएंगे, तो चित्र होने के बाद में वापस हम इस सब हेडिंग पे आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी होगी, इसको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे मैं चित्र एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप अच्छे से ध्यान से समझते जाना और उन चीज़ों को नोट करते रहना। लास्ट में जब चित्र पूरे हो जाएंगे तब मैं वापस यहाँ पे आपको लाऊंगा और तब अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि चित्र से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये चीज़ें हो जाएगी, उसके साथ ही हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। अब ये करने के बाद आपके मस्तिष्क में रहता है, सर आप नोट्स बना लेंगे, हम इससे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करें, एनसीईआरटी हम पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ इसमें बता दूंगा आपको, न एनसीईआरटी की कोई चीज़ छूटेगी और न ही आपके कुछ बाहर की चीज़ें तो बहुत रहेगी, लेकिन अधिकांश चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला चित्र जो दिया गया है, उससे पहले हड़प्पा की कहानी, सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा की कहानी के ऊपर लेके जाऊंगा। हड़प्पा की कहानी, नगरों की विशेषताएं, कहानी का यहाँ पे नगरों की विशेषताओं से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक हड़प्पा की कहानी वाला पोर्शन थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद जल्दी आपको समझ में आएगा। हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा की कहानी, ये पहली हेडिंग है हमारे इस चैप्टर की। मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझ लेंगे ना तो उसके बाद वो चित्र अच्छे से समझ में आएंगे। हड़प्पा की कहानी पर आते हैं हम यहाँ पे। हड़प्पा की क्या कहानी थी? देखिए दोस्तों, बात हड़प्पा की जब आई है तो मैं शुरुआत करूँगा 1826 से कि किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई थी। देखो, यूँ कहिए कि 1921 से पहले ये माना जाता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। तो भारत का इतिहास ये माना जाता था कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता, मतलब वैदिक काल से शुरू होता। इससे पहले की बातें इनको कोई न तो साक्ष्य थे, न इनकी कोई जानकारी थी। अंग्रेज मानने को भी तैयार नहीं थे कि वैदिक काल से पहले भी भारत का इतिहास रहा होगा।
ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जब इस नवीन सभ्यता की खोज हुई तो फिर क्या हुआ कि हमारा इतिहास जो था ये वैदिक काल से और पीछे चला गया। क्योंकि इतिहास तो पहले से ही था, लेकिन माना ये जाता था कि वैदिक काल से शुरू होता है। और S.R. राव का कथन आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। S.R. राव ने कहा था कि मार्शल ने भारत के इतिहास को करीबन 3-4 हज़ार साल पीछे छोड़ दिया। कैसे? क्योंकि पहले हम मान के चल रहे थे कि हमारा इतिहास वैदिक काल से स्टार्ट होता है, लेकिन मार्शल के इन प्रयासों से, मार्शल के इस निर्देशन से जब पूरी सभ्यता की खोज हुई तो हमारा इतिहास जो था वो वैदिक काल से कहीं पीछे चला गया। पॉजिटिव सेंस में लीजिए इसको। तो ऐसा कहा गया था मार्शल के, S.R. राव के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे कि हुआ कैसे था। तो हमारा इतिहास माना ये जाता था कि वैदिक काल से शुरू होता है। अब बात आती है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको पेन को बड़ा कर देता हूँ, रेड से कर लेता हूँ। 1826 से मैं कहानी शुरू करूँगा। वर्ष 1826, आपको नाम याद होगा। और वर्ष 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसॉन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसॉन। चार्ल्स मैसॉन एक यूं कहिए कि सैनिक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे? सैनिक थे। बाद में एक सेनापति की हैसियत से भी उन्होंने सेवाएं दी थी। और आपको पता होगा, पता नहीं भी हो तो भी ध्यान रखना कि चार्ल्स मैसॉन ने एक बढ़िया यूं कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में हिस्सा लिया था। और वो युद्ध था भरतपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? भरतपुर का युद्ध। आप तलाशना घर जाके युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। हिंट पकड़ा देता हूँ मैं आपको कि आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए थे। जो आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध था, द्वितीय युद्ध जो था, उस युद्ध के दौरान 1805 के अंदर भरतपुर में जनरल लेक और उनकी एक युद्ध हुआ था। तो उस समय इस भरतपुर के युद्ध में आंग्ल सेनापति के रूप में चार्ल्स लेक थे, साथ में मैसॉन भी थे। तो मैसॉन वो व्यक्ति था, वो सैनिक था जो भरतपुर का युद्ध लड़ा था। इस चार्ल्स मैसॉन 1826 के अंदर इस चार्ल्स मैसॉन ने पाकिस्तान के साहिवाल जिला है, कहाँ का? पाकिस्तान का, पंजाब के अंदर। कौन से पंजाब में? भारत के पंजाब में नहीं। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान के पंजाब में। इस पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल क्षेत्र का एक दौरा किया था और यहाँ पर इसको एक टीला मिला था। टीला मतलब एक कोई दुर्गीकृत आकृति, एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। किसको? चार्ल्स मैसॉन को। और चार्ल्स मैसॉन ने जब इस टीले को देखा तो टीले को देखने के बाद इसके मस्तिष्क में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो ये आई कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई युद्ध हुआ होगा, इसीलिए इतने सारे कुछ साक्ष्य वगैरह, कुछ पुरातात्विक क्षेत्र वगैरह मिले हैं। तो इस टीले को देख के इसके मस्तिष्क में जो चीज़ आई थी वो ये आई थी कि निश्चित रूप से कोई युद्ध लड़ा हुआ होगा और मे बी ये युद्ध वो है वही होगा जो सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में हुआ था। तो इसने यही सोचा यहाँ पे, सिकंदर और पोरस के युद्ध। इससे ज़्यादा इसने यहाँ पे कुछ नहीं सोचा। किसने? चार्ल्स मैसॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो टीले के पर सिकंदर और पोरस, यहाँ पे इसने कोई ज़्यादा नहीं सोचा, कोई ना ऐसे ही कोई बात की कि कोई सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होगी या सिंधु सभ्यता होगी, ऐसा इसने कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1826 से लेकर 1842 तक ये घूमता रहा इस पूरे क्षेत्र में। और 1842 तक घूमता रहा और यूं कहिए कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान क्षेत्र, जो कि ईरान, आप अगर भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखोगे तो पाकिस्तान के जस्ट नीचे की साइड में ईरान को छूता हुआ जो भाग है वो बलूचिस्तान कहलाता है। बलोच जनजाति रहती है यहाँ पे। तो ये बलूचिस्तान क्षेत्र जो है, आपने जो कुलभूषण जाधव का वो केस सुना होगा, जो पाकिस्तान की जेल में कैद है, जिसको फांसी के ऊपर बात चल रही है। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लड़ा था, हरीश साल्वे वकील थे भारत के, और वो अभी भी वहीं पे जासूसी के जुर्म में उनको पाकिस्तान की जेल में है वो कैद कर रखा है। पाकिस्तान में जासूस को जमानत नहीं दी जाती, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो स्पाई केस में फंसे हुए हैं।
उस बलूचिस्तान वो कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उसने दौरा किया था अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में कई बौद्ध साइट प्राप्त की थी, बौद्ध स्थान भी इसको प्राप्त हुए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ साथ में पंजाब भी गया और कलात क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान, यही बलूचिस्तान के पास वाला कलात क्षेत्र भी गया। इन 4 क्षेत्रों में इसने खूब सारा यात्राएं करी, खूब सारे इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन किए। यहाँ से इसने करीबन 1400-1500 सिक्के भी प्राप्त किए और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध मॉन्यूमेंट्स भी इसने प्राप्त किए। और इन सारी चीज़ों को जो इसने यहाँ पे देखा, महसूस किया, उन सारी चीज़ों को इसने एक किताब में संजो दिया, जिसका नाम दिया गया नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। अब देखिए, ये किताब लिखी इन्होंने, किसने? ये लिखी चार्ल्स मैसन ने, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन, कहाँ पर की है? बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र में। तो ये इसकी किताब है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र में। ये इसकी किताब का नाम है, किसका? चार्ल्स मैसन की किताब का नाम। आपको चार्ल्स मैसन में ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? कि सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में सबसे पहला मत जो था, या सबसे पहली जो खोज थी, या यूँ कहिए सबसे पहला जो दृष्टिकोण था, वो किस व्यक्ति का था? चार्ल्स मैसन का था। ये कर्मचारी थे, सैनिक भी थे। इन्होंने भरतपुर के युद्ध में भाग लिया था। साहिवाल में इसने टीला प्राप्त हुआ। टीला देखकर इसने सिकंदर और पोरस के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करी थी, और उसने इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और कलात क्षेत्र में, यूँ कहिए कि इसमें एक मैप था आगे शायद, ये रहा, यहाँ पे है बलूचिस्तान, ऊपर ये पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा, कलात, पंजाब, इस पूरे क्षेत्र में इसने जो है वो यात्राएं की थी यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ। तो चार्ल्स मैसन 1826 में हड़प्पा की कहानी शुरू होती है, किस चरित्र से? चार्ल्स मैसन से शुरू होती है 1826 से। इस बात का आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब देखिए, चार्ल्स मैसन 1826, हड़प्पा की कहानी शुरुआत यहाँ से होती है। अब इस कहानी का पहला पात्र चार्ल्स मैसन था, और दूसरा जो पात्र था वो था आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इस कहानी का दूसरा पात्र था। ध्यान रखना, मैं इस कहानी के कोई 5 पात्र बताऊंगा आपको, और उसके बाद कहानी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को, पूरी सभ्यता की खोज की कहानी है, बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ पे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये कौन थे? ये अभियंता थे, इंजीनियर थे, कंपनी के कर्मचारी भी थे, और मुद्राओं के अध्ययन में, मुद्राओं को रखने में इसकी बड़ी रुचि थी, और इसे न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। तो ये न्यूमिस्मैटिशियन अर्थात मुद्रा शास्त्री भी थे। कई बार आ जाता परीक्षा में कि कनिंघम थे, तो कनिंघम क्या थे? मुद्रा शास्त्री थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे, और साथ साथ में ये एक इंजीनियर भी थे। अब अलेक्जेंडर कनिंघम की कहानी को मैं पूरा तो नहीं बताऊं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम का भारत और इस सभ्यता से क्या संबंध रहा, मैं उससे जोड़कर इसको बताऊंगा आपको। देखिए क्या हुआ, इन्होंने करीबन यूँ कहिए कि 1855-56 के अंदर पहली बार उस जगह की यात्रा की जिस जगह के बारे में मैसन ने बताया था। तो यूँ कहिए कि 1855-56 में साहिवाल क्षेत्र की यात्रा की। साहिवाल क्षेत्र की यात्रा किसने करी? कनिंघम ने। और साहिवाल क्षेत्र की यात्रा करी 1855-56 के अंदर। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ये जो यात्रा की थी इन्होंने, ये यात्रा उस समय कराची और लाहौर के बीच में जो रेल पटरियाँ बन रही थी, ब्रेंटन बंधु जो पटरियाँ बना रहे थे, उनसे उन्होंने वहाँ संपर्क किया था, और उन्हीं के कहने पर उनसे ये यात्रा उन्होंने की थी। उसकी बात मैं आगे बताऊँगा। 55-56 में यात्रा करी, उसके बाद में आगे क्या हुआ? उसके बाद 1861 के अंदर, 1861 के अंदर मैं कनिंघम का
एक प्रकार से भारतीय पुरातत्व में पूरा योगदान तो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं हड़प्पा सभ्यता में उनका क्या योगदान था उस पर बात कर रहा हूँ। 1861 के अंदर उन्होंने ASI की स्थापना की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग, इसकी स्थापना की। किसने की? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है वो की थी हमारे किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व का पिता, पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता, क्योंकि उन्होंने 1861 में ASI की स्थापना की थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने? कनिंघम ने। आगे क्या हुआ देखिए, 1861 से लेकर 1865 तक 4 साल तक ये इस ASI के पहले सर्वेवर रहे। सर्वेवर का क्या मतलब होता है? सर्वेवर का मतलब निरीक्षण करता, सर्वे करने वाला। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले सर्वेवर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 से लेकर 1865 4 साल तक इन्होंने सर्वे किया। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1865 से लेकर आगे 1871 इन 6 सालों में जो लॉर्ड लॉरेंस आए थे, लॉरेंस ने क्या किया? इसका फंड बंद कर दिया। लॉर्ड लॉरेंस ने वित्त पोषण बंद कर दिया, फंड बंद, वित्त बंद कर दिया। किसका? ASI का। कि कोई मतलब नहीं है इसका, फालतू पैसे खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। तो 1865 से लेकर और 1871 के बीच में लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया? इसका फंड बंद कर दिया। तो फंड बंद करने के बाद ASI एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया, इसका कोई एक प्रकार से कोई काम इस समय नहीं हुआ। आगे क्या हुआ? 1871 में पुनः ASI को जिंदा किया गया, इसकी फंडिंग जो है वापस एक प्रकार से शुरू हो गई। और जैसे 1871 में फंडिंग शुरू हुई तो 1871 के अंदर पहली बार कनिंघम को ASI का क्या नियुक्त किया गया? डायरेक्टर नियुक्त किया गया, निदेशक। क्या नियुक्त किया गया? निदेशक। कब? 1871 के अंदर निदेशक नियुक्त किया गया। और 1871 से लेकर 1885 सेवानिवृत्ति तक ये रिटायर होता है। 1871 से 1885 करीबन 14 साल तक अलेक्जेंडर कनिंघम डायरेक्टर रहे। किसके? ASI के। और आगे देखिए क्या हुआ, ASI के डायरेक्टर रहे 1885 तक। और इस दौरान इन्होंने 1872 के अंदर 1871-72 में इन्होंने पुनः यात्रा की, उसी साहिवाल क्षेत्र की, उसी हड़प्पा क्षेत्र की। किसने? कनिंघम ने। 1872 में यहाँ पर जब इन्होंने यात्रा की तो यहाँ पर उन्होंने कई मोहरें प्राप्त की। वृषभ की मोहर बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब जब बहुत सारी मोहरें प्राप्त की, यहाँ पर जब कनिंघम गए और वृषभ की जब मोहर देखी, यूनिकॉर्न था, ऊपर कोई उसके एक प्रकार से जो कुबड़ होती है वो कुबड़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि कोई विदेशी मोहर होगी, विदेशी होगा कोई, देसी होने से उन्होंने इनकार कर दिया। 1872 में एक मोहर प्राप्त हुई, वृषभ की मोहर प्राप्त हुई। उसके बाद आगे क्या हुआ? बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई इनको, और इन मोहरों के बेस पर 1875 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ पे निश्चित रूप से कोई न कोई सभ्यता रही है। अब देखिए आगे क्या हुआ, मैं इसको छोटा करके इस साइड ले रहा हूँ। हाँ, 1875 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन मोहरों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि मोहरों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की रिपोर्ट किसने पेश की थी, तो आप कहना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इन मोहरों के बेस पे जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें इन्होंने सभ्यता की बात को स्वीकार किया और कि निश्चित रूप से कोई सभ्यता है। और उसके बाद आगे 1885 तक ये काम करते रहे। आगे क्या हुआ? 85 में ये सेवानिवृत्त हो गए और 4 साल के लिए बरगस आया। और उसके बाद में आगे क्या हुआ, मैं इसको साथ में ASI को भी साथ में ले रहा हूँ। 1889 में एक बंगाल के सिविल सर्वेंट थे, IAS थे, और जिनका नाम एडवर्ड बक था। एडवर्ड बक, जैसे आगे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इतिहास के छात्रों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा,
बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। एडवर्ड बक IAS थे, सिविल सर्वेंट थे बंगाल के। एक इतिहास में बक संकट आता है, इतिहास में एक बक संकट चलता है, आपने नाम सुना हो तो। बक संकट क्या था, इसमें जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उनके वेतन कटौती की गई, उनके कर्मचारियों की छंटनी की गई, उनकी फंडिंग बंद की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है उस रेवेन्यू की सेविंग की जाए, आय की बचत की जाए। तो सरकारी जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी उनके ऊपर अटैक किया गया था, तो उसे बक संकट बोलते हैं। तो एडवर्ड बक ने क्या किया, 1889 में इसकी फंडिंग रोक दी गई, वापस यूं कहिए कि ASI पर रोक लगा दी। किसने? बक ने रोक लगा दी, और ASI वापस मुर्दुल स्थूल पड़ गया, एक प्रकार से मृत प्राय हो गया। और 1889 में जो रोक लगी, ये रोक 1902 तक चलती रही। मतलब ये हुआ कि 1889 से लेकर 1902, 1889 से लेकर 1902 तक इस पर रोक बनी रही। उसके बाद में जब लॉर्ड कर्जन आते हैं, तब कर्जन ने इसको विधिवत रूप दिया और 1902 से ASI को पुनः एक प्रकार से लीगल चैनल से कानून पारित करवा के स्थापित करवाया और उसकी फंडिंग प्रारंभ करी। और कर्जन ने क्या किया, मार्शल को बना दिया गया डायरेक्टर जनरल। ये क्या थे? ये थे डायरेक्टर, और ये क्या थे? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तो कर्जन ने 1902 में क्या किया, ASI को पुनः स्थापित किया और मार्शल को DG बना दिया गया। और असली अर्थों में यहीं से शुरू होती है हमारे हड़प्पा सभ्यता की असली कहानी, शुरू हो जाती है यहाँ से, मार्शल से। मार्शल के नेतृत्व में आगे काम शुरू हुआ। तो 1902 से लेकर 1928 तक मार्शल ASI के DG बने रहे, डायरेक्टर जनरल बने रहे। और आपको अच्छे से पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो 1921 में हो गई थी, विधिवत घोषणा 24 में हो गई थी इसकी। 1924 में विधिवत घोषणा होती है, 1921 में इसकी स्थापना होती है। तो अगर सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई, तो आप कहोगे किसके निर्देशन में हुई थी? मार्शल के निर्देशन में हुई थी। मार्शल ने ही राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी को नियुक्त किया था और उन्होंने खनन का कार्य करवाया था। और आगे क्या होगा मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से 1902 से लेकर 1928 तक मार्शल ने सेवाएं दी। मार्शल के बाद में हारग्रीव्स आते हैं, इन्होंने कुछ समय सेवाएं दी, कोई बड़ा रोल नहीं था। और उसके बाद जो शख्स आता है वो एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो थे RD साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये अध्यक्ष बनते हैं, DG बनते हैं। किसके? ये DG बनते हैं हमारे पुरातात्विक विभाग के 1902 से 1928। अब 1928 के बाद RD साहनी बाद में आते हैं, फिर मार्टिन व्हीलर वगैरह ये लोग आते गए और आज ASI बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मार्शल के ही निर्देशन में वर्ष 1921 के अंदर मैं आगे स्लाइड में ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, कहानी फिर पूरी हो जाएगी हमारी। ठीक है। अब देखिए 1902 से लेकर 1928 तक ASI का DG कौन रहा था? मार्शल रहा था। और अब देखिए आगे कहानी क्या बढ़ी, कैसे बढ़ी। अब कनिंघम की रिपोर्ट, मेसन की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में ये सारी चीज़ें, ब्रेंटन बंधुओं की रिपोर्ट्स, और इसके अलावा जो ऑरेंज का जो मैप था पूरी सिंधु सभ्यता का, वो जो पूरी सिंधु सभ्यता के कच्चा मैप बनाया था ऑरेंज ने, वो मैप, इन सारे अध्ययन करने के बाद में मार्शल ने सबसे पहले भंडारकर से बात करी। और भंडारकर से ये कहा गया कि आप पता कीजिए कि वास्तव में ऐसी कोई सभ्यता है या क्या है, मामला क्या है। भंडारकर को ये जब कार्य सुपुर्द किया गया तो कहते हैं कि भंडारकर ने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। कहते हैं कि भंडारकर ने ये कह दिया कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसी रिपोर्ट बना के मार्शल को प्रस्तुत कर दी।
फिर आगे क्या हुआ, जब मार्शल ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, मार्शल को कनिंघम पे डाउट नहीं हो सकता था, उन्होंने भंडारकर के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया। उसके बाद में कार्य निरंतर आगे जारी रहा और 1917 के अंदर इन्होंने राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी तो इनको नियुक्त किया गया और उत्खनन के कार्य के लिए वर्ष 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आर.डी. बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी दोनों ने मार्शल के निर्देशन में चिन्हित स्थानों, ऑरेंज का जो वक्र था उसके अनुसार उत्खनन कार्य स्टार्ट किया। अब देखिए क्या हुआ। अब एक को भेजा गया यहाँ पे मोहनजोदड़ो और एक को भेजा गया हड़प्पा। हड़प्पा किसको भेजा? दयाराम साहनी को। किसको भेजा? दयाराम साहनी को। और मोहनजोदड़ो किसको भेजा? राखालदास बनर्जी को। निर्देशन किसका था? मार्शल का। 17 में यहाँ पे खुदाई 17-18 के आसपास शुरू हो जाती है। अब खुदाई स्टार्ट हुई, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो दोनों में खुदाई स्टार्ट हुई। और अब हुआ क्या, देखिए सबसे मज़े की बात ये थी, खुदाई सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई, स्टार्टिंग मोहनजोदड़ो से होती है। लेकिन निरंतर खनन करने के बाद भी राखालदास बनर्जी को प्रमाण मिल नहीं रहे थे और न ही दयाराम साहनी को मिल रहे थे। वर्ष 1921 के अंदर, वर्ष 1921 में सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए, सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए। किसको? दयाराम साहनी को प्राप्त हुए। और वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो हुए थे हमारे रावी नदी के किनारे पे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे पे प्राप्त हुए। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक गांव था। ये हड़प्पा गांव सिंधु काल का नहीं था। हड़प्पा गांव तो पाकिस्तान का है। उस समय कोई गांव के नाम नहीं थे और वहाँ उस समय सभ्यता में अगर गांव के नाम थे भी तो हमें क्या पता गांव का क्या नाम रहा होगा। कोई बोर्ड तो लगा हुआ मिला नहीं है कि भाई ये हड़प्पा 8 किलोमीटर अंदर, तो ऐसा कोई बोर्ड तो हमें ज़मीन के अंदर से नहीं मिला। लेकिन हड़प्पा क्षेत्र था वो हड़प्पा गांव जो है वो वर्तमान का गांव है, 1921 का गांव है। वहाँ से खुदाई शुरू की थी, इसलिए उस सभ्यता का नाम, उस गांव का नाम क्या रखा है? हड़प्पा रखा गया है। तो कहने का मतलब ये था कि हड़प्पा जो है वो उस समय के गांव का नाम नहीं था। ये बाद में कई गांवों के नाम बाद में जोड़ दिए गए, जैसे कालीबंगा, काली चूड़ियाँ ज़्यादा मिल रही थी तो लोगों ने कालीबंगा नाम दे दिया, ठीक है ना। कहीं आपके कहने का मतलब ये था कि बाद में कई नाम बाद में जोड़े गए हैं। तो हड़प्पा की खोज भी सबसे पहले वर्ष 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करी थी। इसलिए उसके बाद में आगे क्या हुआ, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की भी यहाँ से भी साक्ष्य हमारे को प्राप्त हो गए। आगे क्या हुआ देखिए, और जब मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त हुए मतलब ये हुआ कि रावी नदी और सिंधु नदी दोनों से साक्ष्य जब प्राप्त हुए तो उसके बाद आगे खनन कंटिन्यू बढ़ता रहा और सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल है वो खोजे गए। अब देखो क्या हुआ, इस प्रकार से 1921 और 22 में कंटिन्यू 2 सालों में 2 बड़े नगरों की जब खोज हुई तो उसके बाद आपके मार्शल आश्वस्त हो गए कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई न कोई बड़ी सभ्यता निश्चित रूप से रही है, इसीलिए इतने बड़े नगर जो है हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जब मार्शल आश्वस्त हो गए कि निश्चित रूप से कोई बड़ा नगर रहा है, यहाँ पे बड़ी सभ्यता रही है, तो फिर मार्शल ने 1924 के अंदर लंदन के अंदर लंदन वीकली, इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली पत्रिका में दुनिया के सामने घोषणा करी कि हमने दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर दी है, प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर दी है। तो इसकी ऑफिशियली घोषणा जो थी वो मार्शल ने कब की थी? 1924 में। 21 में खोज होती है, 22 में मोहनजोदड़ो मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की विश्व स्तर पर घोषणा कब की गई? 1924 में। सभ्यता का नाम अभी तक नहीं दिया गया था, सभ्यता का नाम आगे 1927 में मार्शल के द्वारा दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया इसका।
हड़प्पा क्यों दिया गया? क्योंकि पुरातत्व का एक नियम होता है कि जिस स्थान पर पहली बार साक्ष्य मिलते हैं उस स्थान के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण पहली बार कब किया गया? 1927 में मार्शल के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता की पहली बार विश्व स्तर पर घोषणा लंदन वीकली में कब की गई थी? 1924 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार देखिए क्या हुआ। तो मार्शल 1902 में आए और 1928 तक रहे। तो 28 में जाते जाते घोषणा करने के बाद ये यहाँ से निकल गए थे। तो मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आर डी बंदरजी, राखालदास बंदरजी और आर डी साहनी के नेतृत्व में और इनके द्वारा उत्खनन करवाया गया और उस नेतृत्व में और मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता की खोज हुई। अब देखिए क्या हुआ। मैं वापस आपको उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ जिस पॉइंट को हमने जहाँ पर छोड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की कहानी पढ़ रहे हैं। उस कहानी में हम 3 चरित्र पढ़ने वाले थे। एक था आपके चार्ल्स मैसन जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था हमारे कनिंघम जिसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटम बिंदु। ये भी पढ़ना ज़रूरी है। इन 3 लोगों का बड़ा योगदान है इस पूरी सभ्यता में। तो मैसन में क्या पढ़ा आपने देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु आया वो था हमारे कनिंघम। कनिंघम के साथ साथ में हमने भारतीय पुरातात्विक विभाग के बारे में भी पढ़ा है। जैसा जैसा मैंने बोला है उस क्रम से आप लिखते रहना। और उसके बाद में हमने इस सभ्यता की खोज करवा दी। मार्शल वार्शल सारों का योगदान भी साथ में करवा दिया। अब हम जो है अब आगे जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम ब्रिटम बंधुओं का। तो ब्रिटम बंधुओं का कुछ कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था। ब्रिटम बंधु क्या थे? ब्रिटम बंधु क्यों कहते? 2 भाई थे। एक बड़ा था जेम्स था और दूसरा विलियम था। तो विलियम ब्रिंटम और जेम्स ब्रिंटम ये दोनों भाई थे और दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे। मतलब ये ठेकेदार जैसे आप कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। और ये ठेकेदार थे किसके? रेलवे के ठेकेदार थे। पटरियों का निर्माण करते थे। तो रेलवे के ठेकेदार थे ये लोग। और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट था आपके कराची से, लाहौर से कराची के बीच की रेल पटरियाँ। लाहौर से लेकर कराची के बीच रेल पटरियाँ बनानी थी। देखो कराची क्यों? देखो मैं यहाँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेलवे लाइनें जितनी भी जहाँ जहाँ बिछाई थी वो हमेशा बंदरगाहों को जोड़ती थी। चाहे पहली रेल जो थी आपके अच्छे से पता होगा बम्बई से थाने तो बम्बई बंदरगाह था। दूसरी रेल थी कलकत्ता से रानीगंज तो कलकत्ता बंदरगाह था। तो उन्होंने हमेशा से क्या किया था कि भारत के कच्चे माल को भारत का जो कच्चा माल था जो ग्रामीण क्षेत्रों से होता था वगैरह से होता था उस कच्चे माल को बंदरगाहों तक कैसे पहुँचाया जाए, किस तरह से पहुँचाया जाए और फिर ब्रिटिश काल का निर्मित माल किस तरह से भारतीय बाज़ारों में पहुंचा जाए, भारतीय गांवों तक पहुंचाया जाए। इसलिए इन्होंने रेलवे का निर्माण किया था। जैसे लाहौर का जो भी कच्चा माल होगा, चाहे वो आपके वस्त्र हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो आपके मसाले हो, चाहे वो आपके कोई और चीज़ें हो, वो लाहौर का कच्चा माल कराची बंदरगाह तक लाओ और फिर अरब सागर में डाल के सीधे इंग्लैंड पहुँचा दो। फिर इंग्लैंड से पक्का माल वापस कराची बंदरगाह पे डालो और यहाँ से पक्का माल लाहौर में पहुँचा दो। मतलब क्या था? भारत के पूरे ग्रामीण आर्थिक तंत्र पर कब्जा करना था। इसलिए इन्होंने रेलवे बनाई थी। तो रेलवे जो है हमारे लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद थी, लेकिन इस फायदे के पीछे ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य भारत को फायदा पहुंचाना नहीं था। इसके पीछे उनका उद्देश्य था उनके खुद के आर्थिक हित साधना, जिससे क्या होगा कि भारत से कच्चा माल सस्ती कीमतों में ले जाएंगे, वहाँ ले जाके अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे। फैक्ट्रियाँ उनकी फलेगी फूलेगी, उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ की आय बढ़ेगी और उसके बाद वहाँ से जो भी माल निर्मित होगा उस माल को ये वापस यहाँ बेच के मोटा मुनाफा भी कमा लेंगे। तो एक ही प्रकार के कार्य से कई प्रकार के फ़ायदे ये उठा लेते थे। जब भी कभी अहमदाबाद की मिलें बंद हो जाती थी, यहाँ पे जब लोग किसान धरना दे देते थे तो मैनचेस्टर में लोग लग जाते थे। तो मतलब ये था कि इन्होंने इसलिए रेलवे बनाई थी। तो लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो ये ठेका किसको दिया था? ये ब्रिटेन बंधुओं को दिया था। और ये काम चल रहा था 1854 से चल रहा था, लेकिन मैं 56 पे लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ही हमारा
मेन मूल उद्देश्य है। तो 1856 के अंदर जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे का काम पूर्ण रूप से चल रहा था, तो पहले रेलवे के ऊपर जब गाटे लगाए जाते थे उनके नीचे ईंटें दी जाती थी। आजकल तो पत्थर वगैरह बहुत कुछ हो गया, ईंटें दी जाती थी। अब ब्रिटेन बंधुओं के लिए दिक्कत ये थी कि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में ईंटें कहाँ से लाए। तब होता क्या ना, हम जनरली गांव में वगैरह आपको पता होगा कि रेत को हटा के फिर जैसे कठोर मृदा आती है तो उससे क्या करते हैं, हम ईंटें बनाते हैं, पका के ईंटें बनाते हैं। तो लाहौर क्षेत्र में ईंटों के लिए इनको काफ़ी दिक्कत हुई, तो ऊपर से जो बलुई मृदा थी उसको हटा के जब इन्होंने नीचे से, जो अपन गांव में पीली मिट्टी बोलते हैं, तो उस पीली मिट्टी को निकालने का प्रयास किया। जब उन्होंने खनन करना शुरू किया तो मिट्टी के नीचे उनको एक ईंट प्राप्त हुई, और फिर जैसे जैसे खोदते गए उनको बहुत सारी ईंटें प्राप्त होने लगी, जैसे कोई ईंट भट्टा हो नीचे। तो जब इतनी ईंटें मिली इनको, तब इनको लगा कि निश्चित रूप से कोई न कोई नीचे कोई नगर रहा होगा, इतनी पक्की और मजबूत ईंटें कहाँ होती है। इन्होंने ईंटों का यूज़ भी कर लिया, लेकिन जाते जाते रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे निश्चित रूप से कोई बड़ा नगर है या कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया और उसी अनुमान के बेस पे आगे काम हुआ था। तो ब्रिटेन बंधु जो थे, इन ब्रिटेन बंधुओं का योगदान इतना था कि इन लोगों ने पहली बार एक प्रकार से ईंटें प्राप्त करके, और इन्हीं ने कनिंघम को बताया था, और इन्हीं के कहने पर कनिंघम ने पहला दौरा जो था वो किया था। तो इस पूरी हड़प्पा की कहानी में हम 3 लोगों को याद रखेंगे। कौन कौन से, तो आप देख लो, मैसन को याद रखेंगे, कनिंघम को याद रखेंगे और ब्रिटेन बंधुओं को याद रखेंगे, और साथ में इनकी छोटी मोटी जो कहानियाँ थी। फिर आर.डी. बंदर, राखालदास बंदर जी आ जाएंगे, और इसके अलावा हमने बक संकट भी देखा, इसके अलावा हमने जो है वो साहनी का योगदान भी देखा, ASI का पूरा योगदान देख लिया। ये सारी की सारी बातें थी हमारे हड़प्पा की कहानी में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो 1826 से जो कहानी शुरू हुई वो कहानी है वो आज तक चल रही है। मैंने आपको 1826 से लेकर पहुंचा दिया था 1927 हड़प्पा के नामकरण तक। और आगे क्या हुआ, 2 मिनटों में बात को फिनिश करता हूं। 1947 तक हड़प्पा के नगरों की खोजें चलती रही। और दोस्तों, जैसी भारत आज़ाद हुआ, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का एक भी स्थल शेष नहीं रहा। सारे के सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमने जो प्रयास किए थे पिछले 40 साल 50 सालों से, उन सारे प्रयासों का परिणाम जो था वो पूरा पाकिस्तान में रह गया। हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चुनोदड़ो हो, चाहे वो आप गेंद्रीवाल हो, चाहे सुरकोट, मतलब सुतका गैंडोर हो, जितने भी स्थान थे सारे पाकिस्तान के अंदर चले गए। ऐसी कंडीशन में भारतीय पुरातत्व शास्त्रियों के सामने दिक्कत ये थी कि अब भारत में शुरुआत कहाँ से करें। उसके बाद कहते हैं कि भाई जब वहाँ से कुछ सब चले गए, तब भारतीय पुरातत्व के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई हमारा पूरा पुरातत्व उधर चला गया है। ऐसी कंडीशन में या तो हमें पाकिस्तान जाने की अनुमति दिलवाओ, हम वहाँ पे रिसर्च करें, या फिर हमें इतना फंड अलोकेट करवाओ कि हम भारत में इसकी वापस से काम है वो शुरू करें। फिर कहते हैं कि वहाँ तो वो जा नहीं पाए, अनुमति नहीं मिली, और भारतीय पुरातात्विक विभाग ने भारत के अंदर ही काम करना शुरू किया और रोपड़ और कालीबंगा को चुना वहाँ से कि भाई कहाँ से है वो शुरुआत करें। फिर उसके बाद में कहते हैं कि रोपड़ से काम शुरू होता है, वहाँ से खनन उत्खनन का काम शुरू किया जाता है। और उसके बाद में जब कालीबंगा से बहुत सारे जब साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से इतने साक्ष्य प्राप्त हुए जो पूर्व हड़प्पा काल के भी थे, हड़प्पा काल के भी थे और पश्च हड़प्पा काल के भी थे। और तब ऐसा राव ने कहा था कि हमने स्वतंत्रता के समय जितना खोया था उससे कहीं अधिक कालीबंगा ने हमको दे दिया, क्योंकि स्वतंत्रता काल से पहले हमने सारे नगर खो दिए थे, लेकिन कालीबंगा ने हमें हड़प्पा से पहले के साक्ष्य भी दिए, हड़प्पा के साक्ष्य भी दिए और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य भी दिए। तो हड़प्पा काल के तीनों जो चरण थे, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इन तीनों कालों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और इसकी बातें हम आगे बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से कालीबंगा प्राप्त हुआ। फिर खनन निरंतर जारी रहा। गुजरात में सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। और उसके बाद में यूँ कहिए कि आज भी गुजरात, महाराष्ट्र तक खनन हो रहा है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, इन सारे स्थानों से कंटिन्यू खनन चल रहा है। और कॉर्नवेल
जो है कानमेर जो है वो सबसे नवीनतम स्थान खोजा गया गुजरात के अंदर, धोलावीरा के बाद कानमेर की खोज की गई। ये कहानी जो है वो निरंतर चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों और बता दूं, हालांकि टॉपिक से हट गए हैं लेकिन टॉपिक के अंदर भी है, सबसे मस्त इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब पुरातात्विक क्षेत्र तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन जो पुरातात्विक क्षेत्रों से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उन चीज़ों का वितरण कैसे किया जाए इसके ऊपर भी विवाद हुआ था। कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने ली कि आधी आधी कर लो। एक मनकी की माला के ऊपर भी विवाद हुआ कि मन का आधा हम ले जाएंगे आधा वे ले जाएंगे, इस पर भी काफ़ी विवाद चला था। इसके अलावा मार्शल की कार के ऊपर भी विवाद चला जो आज भी पाकिस्तान में पड़ी है। ब्रिटिश सरकार ने उस कार के पाकिस्तानियों को कहा भी कि अगर आप कार ठीक नहीं करवा सकते तो बेइज्जती ना करें, हमें दे दो, हम उस कार को सही करवा देंगे। कई विवाद चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे मन के विवाद वगैरह कई सारे विवाद जो है वो चलते रहे, सलटे नहीं थे। फिर सभ्यताओं के नाम पर विवाद हो गया। हमने हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया, हमने सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया। नामकरण पे मैं आगे किसी और चैप्टर में बात करूंगा, यहाँ है नहीं, यहाँ पे इतना नाम दिया गया। पाकिस्तान कि रफ़ीक मुगल ने कहा कि देश भली वितरित हुए हो, सभ्यता को मत बांटिए। उस समय लोग एक थे और रफ़ीक मुगल ने इसे वृहत्तर सभ्यता कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों की सभ्यता कहा गया। ऐसे नाम का वितरण जो है वो नहीं होना चाहिए। ये कुछ कहानियाँ थी, लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, इन नगरों की विशेषताएँ क्या थी। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ऐसे तो पाठ कब पूरा होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया है कि पाठ पूरा करने के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जब तक मुझे लगेगा कि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तब तक तो मैं पढ़ाता रहूँगा, चाहे 3 पार्ट आ जाए, मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आती नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी। नगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय क्यों थी? क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए थे। हालांकि गांव बहुत प्राप्त हुए थे, यहाँ पे गांव की संख्या नगरों से भी ज़्यादा थी, लेकिन नगर जो है वो इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में नगर, 8-9 नगर जो मेन मिले थे, पहले कभी नहीं मिले, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय जीवन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, ये सारे नगर हैं। आप देख सकते हो लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, चुनोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकाको, ये हड़प्पा, राखी गड्डी, कालीबंगा, गैनरीवाल, ये सारे बड़े बड़े नगर थे। और ये जो नगर है, ये सारे के सारे नगर है वो इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे हमें कहीं इतिहास में नगर नहीं प्राप्त होते, इसलिए हम इनके नगरों के बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो अब नगरीय विशेषताएं पढ़ते हैं। 5 नगरीय विशेषताएं मैं बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। सबसे पहली विशेषता, बहुत ही इंटरेस्टिंग विशेषता है, ध्यान से समझते जाना, मजा आ जाएगा। हड़प्पा काल के जितने भी नगर मिले हमें, ये सारे के सारे नगर 2 भागों में बंटे हुए हैं। अपवाद भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहना। सारे नगर 2 भागों में बंटे हुए हैं। देखिए, एक भाग पश्चिम का भाग और एक भाग आपके पूर्व का भाग। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट जितने भी नगर मिले हैं। ठीक है, नगरों का विभाजन, पहली विशेषता, नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ है। विशेषता मैं 5 बताऊंगा, मैं पहली विशेषता बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। तो नगरों का जो विभाजन है कितने भागों में हुआ है? यहाँ पे 2 भागों में हुआ है, एक पूर्वी भाग और एक आपके पश्चिमी भाग। अब देखिए, अब मैं इन दोनों की विशेषताएं बताता हूँ। पश्चिमी भाग, देखो पश्चिम में है वो पश्चिमी लिखा है मैंने, पूर्व वाला पूर्व में लिखा है। देखिए, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से छोटा था, देख रहे हो आप, आकृति भी मैंने छोटी बढ़ेंगी, जबकि पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा भाग था। तो ये बड़ा क्षेत्र था और ये छोटा क्षेत्र था, पहली बात। दूसरी बात, जब छोटे क्षेत्र होते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप ये कह सकते हो कि कोई छोटा जब क्षेत्र होगा और थोड़ा ऊंचाई पे होगा तो उसमें सामान्य जन तो नहीं रहता होगा, उसमें कौन रहता होगा? अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग का क्या मतलब है? अभिजात्य वर्ग का मतलब है, अभिजात्य वर्ग का मतलब धनी वर्ग। तो जो पश्चिमी भाग था उसमें कौन सा वर्ग रहता था? अभिजात्य वर्ग रहता था, धनी वर्ग रहता था, जो अमीर लोग थे वो रहते थे। जबकि ये बड़ा क्षेत्र था तो इसमें सामान्य जन रहता था। सामान्य जन, देखिए सामान्य जन
जो ग्रामीण क्षेत्र या यूँ कहिए कि ग्रामीण लोग जो थे या यूँ कहिए कि गरीब लोग जो थे वो रहते थे। अब देखिए आप, तो इस नगर के विभाजन के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे सामाजिक भेदभाव था। क्या कहते हैं? सामाजिक भेदभाव था। सामाजिक भेदभाव नहीं होता तो सारे के सारे एक ही जगह रहते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था? सामाजिक भेदभाव था। पहली चीज़। दूसरी बात होगी, तीसरी विशेषता देखिए, सिर्फ अभिजात वर्ग था, छोटा क्षेत्र था, तो उसको थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था। ये आर्टिफिशियल चबूतरा बना के तो ऊंचाई पर इसको लिया गया था, तो ऊंचाई पर स्थित था। देखिए ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर स्थित था, जबकि ये तो है वो निचला भाग था, ये थोड़ा नीचे स्थित था। तो एक ऊंचाई पर था, दूसरा आपके क्या था? नीचाई पर स्थित था। उसके बाद देखिए इसका दुर्गीकरण हुआ था, इसलिए इसको दुर्ग क्षेत्र कहते थे। दुर्गीकरण के बारे में अगली विशेषता पे लाऊंगा। इसको क्या कहते थे? दुर्ग क्षेत्र। तो इसको कहते थे एक प्रकार से नगर क्षेत्र कहते थे, सामान्य क्षेत्र था ये, नगर क्षेत्र भी कहते थे, जिसमें सामान्य लोग रहते थे। और क्या विशेषताएं थी? और इसकी भी विशेषताएं थी, और सबसे बड़ी विशेषता ये कि यहाँ पर नगर के जो मुख्य मुख्य स्थापत्य थे, जैसे अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, महाविद्यालय, महाविद्यालय, उसके अलावा जो भी आपको कुछ याद आ रहा हो, बड़े आवास, इमारतें, ये सारी की सारी यहाँ बनी हुई थी। जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे यूँ कहिए कि कब्रें, और क्या था? खेती के खेत वगैरह जितने भी थे वो, जल निकासी यहाँ होती थी, नालियाँ ऊपर थी, निकासी नीचे हो जाती थी। निकासी तो निकृष्ट टाइप के जो स्थापत्य थे, कच्चे घर, जो निकृष्ट टाइप के जो स्थापत्य थे, वो सारे के सारे कहाँ बने हुए थे? वो बने हुए थे पूर्वी भाग में। अब आप देखो, आपको कुछ नहीं याद करना, खाली इतना याद रखना है कि नगरों का विभाजन दो भागों में हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। फिर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पश्चिमी भाग छोटा क्षेत्र था, पूर्वी भाग बड़ा क्षेत्र था। फिर आप उससे आराम से एक एक चीज आसाम से सोच के और नीचे आ सकते हो इस टाइप से। और ये था आपके पूर्वी भाग का। तो ये थी हमारे हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता। जितने भी नगर थे वो आपके दो भागों में बंटे हुए थे। यहाँ पे एक अपवाद आपको याद रखना जरूरी है। कौन सा अपवाद? तो आप कहोगे कौन सा अपवाद? धोलावीरा। धोलावीरा दो भागों में नहीं था बल्कि तीन भागों में था। इस टाइप से था। एक भाग गढ़ी क्षेत्र कहलाता था, या दुर्ग क्षेत्र कह दो आप इसको। अपन दुर्ग क्षेत्र को गढ़ी भी कह सकते हैं, गढ़ी क्षेत्र। एक गढ़ी क्षेत्र था, एक मध्य क्षेत्र था, और एक आपके निचला क्षेत्र था। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दो भागों में नहीं बल्कि तीन भागों में था, तो आप कहोगे सर धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जो तीन भागों में बंटा हुआ था, और बाकी जितने भी नगर थे वो सारे दो भागों में थे। दो भाग कौन से? नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र, या गढ़ी क्षेत्र कह दो, या फिर छोटा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र कह दो, या पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग कह दो। एक में ये रहते थे, ये रहते थे। ये आप क्या करोगे? इस तरह से एक टेबल बना के अंतर लिख लेना। 4-5 अंतर है, ये सारे 5 अंतर आ जाएंगे बढ़िया तरीके से, इस टाइप से। अब क्या होता था, जब भी कोई परीक्षा में सवाल आए तो कैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा के पूर्वी भागों की है या नहीं है, या हड़प्पा के पश्चिमी भागों की है, सॉरी हड़प्पा क्या, सिंधु सभ्यता के कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भागों से संबंधित है या पूर्वी भागों से, कौन सी है या नहीं है, कथन गलत है सही है, कुछ भी आ सकता है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप खाली एक एक चीज़ याद रखनी है और उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आनी नहीं है, ठीक है। ये थी इसकी पहली विशेषता। अब मैं अगर इसकी दूसरी विशेषता पर बात करूं, नगरीय जीवन की दूसरी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। पहली विशेषता क्या थी? तब हमने कहा कि नगरों का विभाजन, ये पहली विशेषता थी। नगरों का विभाजन पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में हुआ था, और एक अपवाद था, वो आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग विशेषता बताता हूं, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। दुर्गीकरण। दुर्गीकरण इंग्लिश में कहते हैं सिटेडल, और कैसले भी बोलते हैं, कैसले।
सिटिडल, कैसले, ये शब्द जो है ये यूनानी शब्द है। कौन से शब्द है? यूनानी है। और आपने एक स्पार्टा नाम सुना होगा, स्पार्टन, एक युद्ध भी आता है, एथेंस स्पार्टन, मैराथन के युद्ध वगैरह आपने पढ़े होंगे। स्पार्टा सिटिडल शहर था, इसे कैसले भी बोलते हैं हम। तो कैसले बोल दो, सिटिडल बोल दो, ये क्या होता है ना, जब परीक्षक को आपसे गलती करवानी होती है तब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिटिडल नहीं था या कैसले शहर नहीं था। और ऐसे ही सीधा ही बोलो ना कि चुन्हुदुड़ो का पूछ रहे हैं कि वहाँ दुर्गीकरण नहीं था, तो ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, दुर्गीकरण को हम सिटिडल भी बोलते हैं, कैसले भी बोलते हैं, और फोर्टिफाइड भी बोलते हैं। फोर्ट यानी किला, फोर्टिफाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे सिटिडल और कैसले का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये जनरली रोमन टर्म है और ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने पिछले पीपीटी सीरीज में बताया था आपको कि ये दुर्ग क्षेत्र जो था वो कौन सा था, ये था आपके पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्रों में दुर्गीकरण नहीं होता था। लेकिन कुछ अपवाद है जिसके बारे में बात करूंगा। तो दुर्गीकरण में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? दुर्गीकरण में सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि सामान्यतः पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण होता था। पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण, सामान्यतः पश्चिमी भागों का दुर्गीकरण होता था, पूर्वी का नहीं होता था। सामान्यतः क्यों कह रहा हूं ये शब्द? सामान्यतः शब्द इसलिए यूज ले रहा हूं कि कुछ इसके अपवाद है। कौन से अपवाद है? मैं एक एक अपवाद के ऊपर आपको ले आ रहा हूं। सबसे पहला, चुन्हुदुड़ो। अब चुन्हुदुड़ो के अंदर जैसे ये दो नगर मिले, वेस्ट और ईस्ट, इस चुन्हुदुड़ो के वेस्ट और ईस्ट दोनों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गीकरण नहीं है, मतलब यहां दुर्गीकरण नहीं हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसा शहर मिला है जिसका दुर्गीकरण नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो सिटिडल नहीं है या कैसले नहीं है, अर्थात दुर्गीकरण जिसका नहीं हुआ है। तो आप कहोगे सर कौन सा है? चुन्हुदुड़ो है, जिसका कोई दुर्गीकरण नहीं हुआ है। ये तो था आपके पहला। अब मैं आता हूं इसका दूसरा अपवाद। दूसरा अपवाद आपके कालीबंगा। कालीबंगा, अब देखिए कालीबंगा में क्या है, कुछ परंपरा से हटके है। कैसे है? जैसे मान लो ये दो नगर, ठीक है, ये वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। तो देखो वेस्ट और ईस्ट ये है कालीबंगा। और कालीबंगा की खास बात क्या रही कि इसके दोनों भाग जो है वो अलग अलग दुर्गीकृत है। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम तो कह रहे थे कि पूरी भाग दुर्गीकृत नहीं है, लेकिन कालीबंगा के केस में क्या है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, जो हमारा पश्चिमी भाग है वो और पूर्वी भाग, ये दोनों के दोनों केंद्र, मतलब दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र, दोनों अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर के दोनों भाग, इस शब्द पर गौर करना, अलग अलग प्राचीरों से मतलब सुरक्षा प्राचीरों से कह दो आप, या अलग अलग दुर्गीकृत हुए, कोई भी भाषा दे सकता है, से घिरे हुए हैं। तो आप क्या कहोगे? कालीबंगा एक ऐसा शहर है जिसके दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसका सवाल कैसे बन सकता है? एक तो ऐसे बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि कौन से नगर में ईस्ट और वेस्ट दोनों नगर अलग अलग रूप से दुर्गीकृत हुए हैं, तो कालीबंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नवीन अनुसंधानों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भी यह प्रमाण मिल चुके हैं। तो अब 3 नगर हो जाएंगे जहां पर आपके वेस्ट और ईस्ट दोनों भाग जो है वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए। ये इसका दूसरा था आपके अपवाद। अब मैं आता हूं इसके तीसरे अपवाद पे। तीसरा अपवाद आएगा आपके धोलावीरा का, सॉरी लोथल का। तीसरे अपवाद में क्या है कि जो दोनों नगर है, जैसे मैं बता देता हूं, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इसकी खास बात क्या है कि दोनों नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं।
अब देखो कालीबंगा में क्या सवाल आएगा कि दोनों भाग जो है अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए और किस जगह पे दोनों एक ही से घिरे हुए हैं, तो आएगा आपके लोथल व सुरकोटड़ा। धोलावीरा नहीं, सॉरी, लोथल व सुरकोटड़ा। ये आपके दो ऐसे शहर है, दो ऐसे नगर है जिनके दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्पेशली ध्यान रखना, एक ही सुरक्षा प्राचीर से तो धोलावीरा सॉरी लोथल और सुरकोटड़ा, और अलग अलग किस कौन से, तब आप कहोगे कालीबंगा। इसका चौथा एग्जाम्पल जो है, एक अपवाद जो हम कह सकते हैं, थोड़ा धोलावीरा का भी अपवाद लेंगे। धोलावीरा में दुर्गीकरण मिला नहीं है, लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ से एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्टेडियम प्राप्त हुआ है, जो कि दुर्गीकृत है, सिटाडेल है, बिल्कुल ठीक है। तो धोलावीरा का स्टेडियम जो है वो दुर्गीकृत हमें प्राप्त हुआ है। ये थी हमारी दूसरी विशेषता, नगरों का विभाजन हो गया और दुर्गीकरण हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो ये रक्षा प्राचीर बनी हुई है, ये रक्षा प्राचीर किस प्रकार की ईंटों से बनी हुई थी? पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से, पत्थरों से, किससे बनी हुई है? तो आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि जितनी भी रक्षा प्राचीरें थी वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई है? कच्ची ईंटों से। अपवाद यहाँ भी है, लेकिन अधिकांश जो है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई है। ये है हमारी इसकी दूसरी विशेषता नगरों की। उसके बाद आती है नगरों की तीसरी विशेषता, वो आपके कौन सी आएगी? तो पहला हमने विभाजन, दूसरा नगरीकरण ले लिया, मतलब दुर्गीकरण ले लिया, और जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है सड़कों से संबंधित। किससे संबंधित है? सड़कों से संबंधित। अब जितनी भी सड़कें थी उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट बोलूँगा यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ जितनी भी सड़कें मिली है वो सारे समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, इस हिसाब से बनी हुई सड़कें हैं। तो अब देखिए, समकोण 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई है यहाँ पे। इस तरह से पूरा का पूरा ग्रिड बना हुआ था। ग्रिड का मतलब होता है जाल बना हुआ था सड़कों का, बिल्कुल शतरंज की बिशात की तरह, बिल्कुल शतरंज की तरह ऐसा ग्रिड बना हुआ था। बड़ी सड़कें थी, ये बड़ी बड़ी राजपथ, ये बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े राजपथ थे, और इनसे जुड़ने वाली छोटी छोटी कच्ची सड़कें भी होती थी। इस टाइप से चलता था, और ये पूरे के पूरे इनमें यहाँ पर घर बना दिए जाते थे बाकायदा पूर्ण डिस्टेंस के साथ में, इस हिसाब से। और ये बड़े बड़े चौराहे होते थे, और इन पुरातात्वविदों ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के अंदर जो है वहाँ जो चौराहे मिले हैं उस चौराहों से तुलना की है, तो ऑक्सफोर्ड सर्कल तक नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सड़कें बिछाई जाती थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इन सड़कों के किनारे जो है वो बिल्कुल नालियाँ बनाई जाती थी। मैं अगली विशेषता में इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और सबसे खास बात क्या थी कि जितने भी घर बनाए जाते थे उनके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। क्या कारण हो सकता है? ये हो सकता है कि लोग घर से निकलते ही सीधा वो कचरा डाल दे सड़क के ऊपर जाके, वर्तमान में जैसे हम डालते हैं। तो इन्होंने घर का दरवाजा ही रोड के विपरीत साइड में बनाना शुरू कर दिया ताकि सड़कों पर कचरा ना फैले। ये हो सकता है, मैं मेरा मत बता रहा हूँ। लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे घर के दरवाजे सड़कों के ऊपर थे, लोग समझदार थे। बाकी किसी भी नगर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खोलते थे। इसको मैं आगे विशेषताओं पे लेता हूँ। अब बात ये आती, जितनी भी सड़कें बनाई गई थी, इन सड़कों का निर्माण भी कौन सी ईंटों से किया गया था? तब आप कहोगे ये सड़कें भी कौन सी ईंटों से बनी थी? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से सड़कें बनाई जाती थी। ये इसकी तीसरी विशेषता थी। पहली विशेषता, नगर दो भागों में बंटे थे। दूसरी विशेषता, नगरों का दुर्गीकरण किया गया था। तीसरी विशेषता कि यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं समकोण पर काटती हुई बिल्कुल जालीदार सिस्टम से बनी हुई है। इन सड़कों पर बात की गई हमने। उसके बाद में चौथी विशेषता पे मैं आता हूँ। तो तीन विशेषताओं के बाद में चौथी विशेषता भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जल निकासी प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की कोई एक ऐसी विशेषता बताइए जो पूरी दुनिया उसकी ऋणी है आज, तब आप कहोगे नगर नियोजन। और अगर आपसे उसमें पूछे कि नगर नियोजन में ऐसी कौन सी बात थी जो हड़प्पा सभ्यता को पूरी दुनिया से अलग करती है, तब आप कहोगे उसका जल निकासी सिस्टम। दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, दुनिया की ऐसी
किसी भी सभ्यता से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जल निकासी के जितना वाटर लॉगिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके हड़प्पा में हमें जो प्राप्त हुआ, ऐसा दुनिया में और किसी भी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दुनिया की सबसे उत्कृष्टतम जल निकासी प्रणाली हमें प्राप्त हुई है। अगर परीक्षा में सवाल आ जाता है कि दुनिया को हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें अगर जल निकासी प्रणाली ऑप्शन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपका उत्तर जो है वो जल निकासी प्रणाली होगा। क्यों? क्योंकि जल निकासी प्रणाली जो हड़प्पा ने दी है वैसा जल निकासी सिस्टम किसी भी सभ्यता में नहीं था। बिल्कुल यूं कहिए कि लोथल जैसे शहरों में नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, घर कच्चे ईंटों के बना लिए जाते थे। लोग समझिए कि कितना समझते थे, सफाई व्यवस्था का कितना ध्यान रखते थे। हर घर में नाली मिली है, हर घर से नालियाँ मिली है। वो कच्ची नालियों को थोड़ा सा डाल दिया गया, उसमें थोड़ी सीढ़ियाँ भी बना दी गई है ताकि हल्के से पानी निकलता रहे। देखिए पहले क्या किया गया, जैसे ये घर बना हुआ है, अब इस घर से क्या करेंगे, एक छोटी सी नाली बाहर निकालेंगे और वो कच्ची सड़क की जो नाली है उसमें जोड़ देंगे। फिर ये नाली जो है वो आगे जाएगी और आगे राजपथ की मुख्य नाली है जो है उससे मिला दी जाती थी। और इस प्रकार से, और राजनगर पथ की जो मुख्य नाली थी उसको बाहर जाके उसको पानी जो है उसका गंदा पानी छोड़ दिया जाता था। तो पूरे शहर का पानी, हर घर का पानी है वो बाहर चला जाता था। शहर में कहीं लॉगिंग जैसी समस्याएं नहीं होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या था, ये नालियाँ कच्चे ईंटों की बनाई जाती थी, लेकिन लोथल जैसे कई शहरों में नालियाँ पक्की ईंटों से भी बनाई गई है। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन नालियों में भी उन्होंने एक शॉक पिट बना रखे थे। शॉक पिट क्या होता है, जैसे मान लो ये नाली है तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऐसा एक बक्सेनुमा टाइप बना दिया, ऐसे छेद बना दिया और यहाँ एक जाली टाइप लगा देते थे। जिससे क्या होता था कि जब भी ये इस प्रकार जाली लगा देते थे, जब भी गंदा पानी यहाँ से गुजरता था तो भी जो भी बड़ा कचरा होता था वो शॉक पिट में आ जाता था और लिक्विड पूरा फ्लो हो जाता था। और फिर क्या होता था, कर्मचारी जो होते थे वो शॉक पिट को खोलते थे और इससे जो बड़ा कचरा होता था वो सारा बाहर निकाल देते थे, जिससे क्या होता था, नाली कभी जाम नहीं होती थी। ऐसा शॉक पिट सिस्टम आजकल बड़े बड़े शहरों में भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम था वो सबसे बेहतरीन सिस्टम था। यहाँ पे कुछ अपवाद मिले हैं जहां नाली सिस्टम का रहा, जैसे बनावली से कुछ साक्ष्य नहीं मिले नालियों के। इसलिए लगता है कि बनावली में शायद ऐसा जल निकासी सिस्टम नहीं था जैसा बाहरी हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नगरों में था। और कालीबंगा में लकड़ी की कुछ नालियों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी एक प्रकार से स्पष्ट नहीं है, अप्रमाणित है। तो कहते हैं कि कालीबंगा और बनावली 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यूँ कहिए कि स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में, यहाँ पे तो मिला लकड़ी का एक नाली मिली है, बनावली में तो कुछ नहीं मिला। तो इस आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में जो नाली सिस्टम था, ऐसा सिस्टम कालीबंगा और बनावली में नहीं था, देखा नहीं गया। हो सकता है था, लेकिन हमें अभी तक उसके साक्ष्य नहीं मिले, ऐसा है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर सवाल पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के साक्ष्यों का अभाव कहाँ से है, बनावली से अभाव है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। अगर ऑप्शन आता है कि उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली कहाँ नहीं थी, तो बनावली और कालीबंगा दोनों में नहीं थी। ये इसकी चौथी विशेषता थी। और लास्ट विशेषता मैं आपको लेके आता हूँ ईंटों पे। यहाँ की जो ईंटें थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे जितनी भी ईंटें हैं उनको हम 5 भागों में बांट दिया गया है। कुछ कच्ची ईंटें मिली है जो पक्की नहीं होती थी, आग से पकाई नहीं जाती थी, कच्ची ईंटें मिली है। अब देखिए, जितनी कच्ची ईंटें मिली है इनका जो उपयोग होता था वो मैंने आपको पहले ही बताया। सुरक्षा प्राचीर में इसका उपयोग होता था, सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग होता था। तो सुरक्षा प्राचीर हो, या ऐसा नहीं है कि सड़कें और सुरक्षा प्राचीर केवल कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। इसके अपवाद हर जगह बने हुए हैं। चाहे वो आपके जैसे लोथल है तो लोथल में नालियाँ वगैरह थी, उसमें सुरक्षा प्राचीर में भी कई जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा चबूतरे जो बने हुए थे वो भी आपके कच्ची ईंटों के बने हुए थे, तो कच्ची ईंटें। इसके अलावा पक्की ईंटें थी। बड़े भवन जितने भी बने हुए थे, बड़े निर्माण, वो सारे के सारे आपके इसके बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हुए। कुछ वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। कहाँ से मिली हैं आपको अच्छे से पता होगा। वक्राकार ईंटें भी मिली है चन्होदड़ों से। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो कुछ यूँ कहिए कि इसकी
अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें कालीबंगा की फर्श से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के फर्श में बिल्कुल अलंकृत ईंटों का यूज हुआ है। ये कुछ ईंटें थी। एक जो कुएं होते थे, कुएं में भी बहुत सारी ईंटों का उपयोग किया जाता था। फन्नीदार ईंटें होती थी, तो ये फन्नीदार ईंटें भी होती थी। जो कुएं बनाए जाते थे तो कुओं के अंदर इस प्रकार से गोल टाइप की ईंटें यूज की जाती थी। तो कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, वक्राकार ईंटें थी, ये फनीदार ईंटें थी और अलंकृत ईंटें थी। ये कुल 5 प्रकार की ईंटें थी जो हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे खास बात इनकी क्या थी? सबसे खास बात ये थी कि ये जितनी भी ईंटें हमें प्राप्त हुई है, इन ईंटों की साइज बड़ी महत्वपूर्ण थी। 4:2:1। मतलब जैसे मान लो कि 7 सेंटीमीटर है तो फिर ये 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, तो लंबाई 28 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई फिर 7 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट की ईंटें मुख्य रूप से हमें प्राप्त हुई है। तो ये ईंटों का मापन था, सामान्य मापन यही रहा है हर जगह। हालांकि जहाँ कहीं सुरक्षा प्राचीर जहाँ कहीं बनाई गई है तो उनकी ईंटों का मापन थोड़ा सा अलग था। वो 40-20-10 पर काम कर रही थी, यहाँ थोड़ी बड़ी ईंटें चाहिए थी। तो सुरक्षा प्राचीर के लिए ये था। और बाकी भवन वगैरह बनाने के लिए जो ईंटें मिली, जो मेजरमेंट मिला है, वो है हमारे 4:2:1। अधिकांश नगर जहाँ जहाँ ईंटें प्राप्त हुई है वहाँ पर ये अनुपात हमें देखने को मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने लोथल की आपको बात की थी कि लोथल के अलावा रंगपुर, कालीबंगा, ये ऐसे नगर थे जहाँ से हमें कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए। भवन भी कच्ची ईंटों के मिले। मैंने कहा था पक्की ईंटों से भवन जनरली किससे बनाए जाते थे? भवन जनरली पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। लेकिन इन शहरों में लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से हमें जो घर भी मिले हैं वो भी हमें किसके मिले हैं? कच्ची ईंटों के मिले हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी कि लोथल की जो नालियाँ मिली हैं वो सारी पक्की ईंटों की थी। लोथल की जो नालियाँ थी वो किसकी थी? पक्के ईंटों की थी। लेकिन घर किसके थे? कच्ची ईंटों की। भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो ईंटें हमें प्राप्त हुई, जो भी ईंटें हमें प्राप्त हुई है, ये निश्चित रूप से बाहर सुखाई जाती थी, पक्की ईंटें। और सुखाई जो जाती थी वो बाहर सुखाई जाती थी, खुले में। और जब बाहर सुखाई जाती थी तो निश्चित रूप से क्या होता था कि पशु वगैरह उनके ऊपर ऐसे भागते रहते थे, तो पद चिन्ह मिल जाते थे। तो हमें एक चनूदड़ों से ईंट प्राप्त हुई। उस ईंट के ऊपर एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, उसके पद चिन्ह उसके ऊपर छप गए। तो इसका मतलब साफ होता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, इसका मतलब साफ होता है कि निश्चित रूप से ईंटें जो है खुले हवा में सुखाई जाती थी। पद चिन्ह। अभी सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि ऐसी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है जहाँ पर जिसके ऊपर बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के पद चिन्ह जो है वो लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थी हमारे इस पूरे सिस्टम की विशेषताएं, यहाँ पे नगरीय विशेषताएं। तो मैंने आपको कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता नगरों का विभाजन 2 भागों में था। एक अपवाद मैंने बताया है, लिख लेना। दूसरा चित्र सहित बनाना। दूसरा दुर्गीकरण, सिटेडल, ठीक है, अलग अलग थे, कई कई एक जगह एक ही प्राचीर से थे। तीसरा सड़कें समकोण पर थी। चौथा जल निकासी सिस्टम इसका। और पांचवा जो मैंने आपको बताया वो आपकी ये बताई लास्ट में ईंटें। एक विशेषता और शेष रही है भवन निर्माण की। भवन निर्माण थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ईंटों का तो देख लिया है, थोड़ा सा भवन निर्माण की देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये 4 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। कौन से? ये सारा का सारा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। फिर 2-4 चित्र ही एक्सप्लेन करने रहेंगे, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। काफ़ी हो गया आज। अब लास्ट में मैं थोड़ा भवन निर्माण पर बात कर लेता हूँ। भवन निर्माण, इसमें कोई कुछ विशेष नहीं है, कुछ मेन बिंदु बता देता हूँ। सबसे पहला बिंदु ये कि जो भवनों का निर्माण था वो जनरली किससे होता था?
पक्की ईंटों से होता था। लेकिन कुछ ऐसे नगर भी हैं जहां भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है, आप उस बात को गौर करना और अच्छे से याद भी करना कि ऐसे कौन से नगर है। रंगपुर, कालीबंगा वापस बता देता हूँ, और लोथल। पक्की ईंटों से घर बने हैं। अपवाद, ठीक है। दूसरी, घर जितने भी मिले हैं या तो एक मंजिला है या आपके वो 2 मंजिला है। तो 2 मंजिला भवन भी मिले हैं और आपके 1 मंजिला भवन भी मिले हैं। तो ये सारे के सारे घर मिले। इसके अलावा हर घर के अंदर, जनरली हर घर के अंदर स्नानागार मिला है। स्नानागार हर घर के अंदर मिला है। इसके अलावा स्नानागार से निकलती हुई नाली भी मिली है। इसके अलावा घरों के अंदर जो है वो जल स्रोत के रूप में कुओं का निर्माण भी हुआ। कुओं में कौन सी ईंटें यूज होती थी, मैं आपको उस बात के ऊपर आगे कह चुका हूँ। इसके अलावा पक्की ईंटों के अलावा अपवाद में आप एक चीज़ ध्यान रखना। अपवाद में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कुछ कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए। कहाँ हुए, तो आपको रंगपुर का नाम याद रखना है, आपको लोथल का नाम याद रखना है, आपको कालीबंगा का नाम याद रखना है। तो कुछ अपवाद पत्थर के घर भी प्राप्त हुए। अब पत्थर के घर कहाँ हुए, तो आप कहोगे सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में प्राप्त हुए। यहाँ पे पत्थर है भी बहुत है, इसमें धोलावीरा लिख लो आप। यहाँ से पत्थर के घर भी प्राप्त हुए हैं। तो पत्थर के घर भी यहाँ से धोलावीरा से और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ का भी आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी विशेषता थी तीसरी। इसके अलावा अगर चौथी विशेषता देखें इसकी, तो जो नींव होती थी घर की, उस नींव में जनरली कच्ची ईंटें, टुकड़े ईंटों के डाले जाते थे। नींवों में कच्ची ईंटें डाली जाती थी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि कुछ ऐसे नगर भी है जहां पर नींव के अंदर पक्के पत्थर, मतलब जो पत्थर है उनका उपयोग किया गया है, और उसमें अली मुराद सुरकोटड़ा का नाम अपवाद आता है सबसे महत्वपूर्ण। अली मुराद सुरकोटड़ा, ये ऐसे स्थान है। अली मुराद पाकिस्तान में है, और सुरकोटड़ा आपको अच्छे से पता है, और सुतका गेंडोर भी आपको पता है। सुतका गेंडोर, इन 3 स्थानों पर क्या हुआ है कि नींव के अंदर भी क्या डाले गए, पत्थर डाले गए। यहां पर नींव में भी क्या डाले गए, पत्थर डाले गए। ये इसकी चौथी विशेषता थी। 5वीं विशेषता में और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। हो सकता है गंदगी हो जाए मुख्य सड़क पर, इसलिए नहीं खोलते थे। मुख्य सड़क की तरफ नहीं थे, ध्यान रखना इस बात का। एक अपवाद है इसका, मैंने आपको पहले ही बताया, पुनः बता देता हूं। अपवाद कौन है, अपवाद है हमारा लोथल, जहां घर के दरवाजे किस तरफ थे, मुख्य सड़क की तरफ थे, लोथल के अंदर, गुजरात के अंदर। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है लोथल वाला। इसको स्पेशली आप ध्यान रखना कि कहाँ पर इस प्रकार से हुआ है। अच्छा, एक विशेषता और आ जाती है कि बड़े घरों के पास में कुछ छोटे घर भी मिले हैं। बड़े घरों के पास छोटे घर भी मिले हैं, और बड़े घरों के पास छोटे घर मिलना, छोटे घर, कच्चे घर मिलना इस बात का संकेत है कि कौन सी प्रथा रही होगी, दास प्रथा। लोथल से ऐसे कई घर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा थी कि नहीं थी, तो थी। क्यों? क्योंकि बड़े घरों के पास छोटे घर मिले। इसके बारे में अपन कभी सामाजिक जीवन में बात करेंगे। ये था हमारे भवन, और उसके बाद भवन की विशेषताएं होगी। तो इस प्रकार से हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता की 6 विशेषताएं देखी। तो कहानी हो गई, ये हो गया, भवन, नाले और सड़कें हो गया, नगरीय जीवन हो गया, ठीक है। और अब कुछ बिंदु शेष रहे हैं, उसके ऊपर अपन आते हैं। देखो क्या क्या शेष रहा है, बहुत कुछ कर लिया हमने यहाँ पे, पाठ काफ़ी कुछ निकाल लिया है। अब कल हम आएंगे इस स्नानागार पे, लोथल में अवस्थित है, इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। और ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा ये मुहर के ऊपर बात करनी है, 2 पॉइंट रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी शेष है, मनकों के ऊपर बात करनी शेष है, मूर्ति के ऊपर बात करनी शेष है। और इस प्रकार ये 6 या 7 पॉइंट रहे हैं। इसका
जो अगला पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर करेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से समझिए, लिखिए और आनंद लेते हुए पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस जल्दबाजी मत करना कि सर फटाफट पूरा करवा दो, क्योंकि फटाफट करवाना होता तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं 1 घंटे में 2-2 पार्ट भी करवा सकता हूँ। मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना चाहता, मैं आपको यूँ कहिए कि परफेक्ट चीज़ें देना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरफ से कोई कमी रहे। जितना है उतना अधिकता के साथ मैं आपके सामने ये चीज़ें रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें मैं पार्ट 2 के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा साथ बने रहिए। धन्यवाद।